नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर गांधीनगर के कल्लोल में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों के सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन तकनीक किसानों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश में भोपाल में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। सरकार ने भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए इंडिया बिजनेस पोर्टल शुरू किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई। एशिया कप पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 के पहले मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे क्वालिफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात जा रहे हैं। श्री मोदी गांधीनगर के कल्लोल में विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के अपने एक दिन के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजकोट के पास आटकोट में नवनिर्मित मातुश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। वे यहां विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में राज्य की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के 7,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस सहकार सम्मेलन का मुख्य विषय सहकार से समृद्धि है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह भी इस समारोह को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी इस अवसर पर इफ्को कल्लोल के नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। 175 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया इस अति आधुनिक नैनो फर्टिलाइजर प्लांट से किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्लांट से प्रतिदिन 500 मिलीलीटर लिक्विड यूरिया की करीब 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत विश्व में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र बनने की अपार क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में ये तकनीक कृषि, रक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और भू मैपिंग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसानों के सशक्तिकरण में ड्रोन प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका होगी। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। प्रौद्योगिकी के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी मदद से अंतिम छोर तक सामान पहुंचाया जा सकता है और अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को कारगर बताते हुए कहा कि ये तकनीक सेवा प्रदान करने और लोगों के जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम है। उन्होंने कहा कि ड्रोन क्षेत्र में रोजगार अवसरों के सृजन की काफी क्षमता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मंत्र के अंतर्गत सरकार ने प्रौद्योगिकी का सेतु की तरह उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन देश के दूर दराज के इलाकों में दवाएं और वैक्सीन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार इस योजना के अंतर्गत देश के गांवों में प्रत्येक संपत्ति की डिजिटल मैपिंग भी की जा रही है। पहली बार देश के गांवों की हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को दिए जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम हुआ है और भेदभाव की गुंजाइश खत्म हुई है। इसमें बड़ी भूमिका ड्रोन की रही है। मुझे खुशी है कि ड्रोन की मदद से अभी तक देश में लगभग 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हो चुके हैं। ड्रोन महोत्सव में 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद कई स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर कल भोपाल पहुंचे। भोपाल हवाई अड्डे पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति कोविंद उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने पहले कार्यक्रम में भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति एक देश एक स्वास्थ्य वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर संबोधन भी देंगे। राष्ट्रपति का दूसरा बड़ा कार्यक्रम शाम को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। श्री कोविंद यहां स्वास्थ्य विभाग के करीब 182 करोड़ रुपए लागत के 10 शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि पूजन और 72 करोड़ रुपए लागत के 4 स्वास्थ्य संस्थानों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें भोपाल, इंदौर, देवास, जबलपुर, सीहोर, मुरैना, गुना और उज्जैन के अस्पताल भवन शामिल हैं। राष्ट्रपति कोविंद भोपाल में रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज और सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आर्थोपेडिक्स का भी भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देश की अनुमति दे दी है। इन दिशा निर्देशों को 15वें वित्त आयोग की समयावधि में कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य साझा सुविधा केंद्रों और बुनियादी विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धा और उत्पादन बढ़ाना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार साझा सुविधा केंद्रों के लिए अनुदान को 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के 70% तक और 10 करोड़ से 30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के 60% भाग तक सीमित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए कल नई दिल्ली में एक वेबसाइट की शुरुआत की। इस पोर्टल से छोटे और मझोले निर्यातक, कारीगर और किसान अपने उत्पाद बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच का लाभ उठा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार निर्यातकों के लिए मंच उपलब्ध कराने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने और भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडियन बिजनेस पोर्टल.in इसी दिशा में एक कदम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर में सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि ये निर्णय छात्रों से प्राप्त अनुरोध के बाद लिया गया है। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 मई थी। 3.5 घंटे की कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा 2 पारियों में ली जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कर्नाटक में कारवाड़ नौसैनिक अड्डे के पास पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी के कामकाज की समीक्षा की। मुंबई में मझगांव गोदी में बनी इस पनडुब्बी ने सितंबर 2019 से काम करना शुरू किया था। भारतीय नौसेना के पास स्कॉर्पियन श्रेणी की 4 पनडुब्बियां हैं और अगले वर्ष तक इस बेड़े में 2 और पनडुब्बियों के शामिल होने की आशा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा ताकि देश की समुद्री सुरक्षा मजबूत हो और हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के बेहतर भविष्य और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता के लिए
रेलवे में सकारात्मक बदलाव लाने पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में रेलवे संरक्षा बल सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव तभी लाया जा सकता है जब रेलवे में बदलाव लाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे को रोलिंग स्टॉक, निर्माण या सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से रोजगार के अवसर समाप्त नहीं होते बल्कि अवसर बढ़ते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति गठित की है। राज्य सरकार द्वारा कल इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश रंजना देसाई समिति की अध्यक्ष होंगी। समिति के अन्य सदस्यों में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना भारत नेट का दूसरा चरण लागू करने के उपाय किए हैं। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मनु थंकराज की उपस्थिति में एक निजी कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। भारत नेट परियोजना के दूसरे चरण में राज्य की 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। भारत नेट ढांचे से टेलीफोन, टेलीविजन और इंटरनेट की 3 सेवाएं एक साथ प्रदान करने में मदद मिलेगी। इससे ई शिक्षा और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं कम लागत पर उपलब्ध कराई जाएंगी। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में तमिलनाडु से डीएमके पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने कल अपने पर्चे भरे। डीएमके ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि शेष सीटें सहयोगी कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। एआईएडीएमके पहले ही 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई है। जांच 1 जून को की जाएगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज शाम चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जीएमके नेता की प्रतिमा ओमान दुरार सरकारी एस्टेट परिसर में स्थापित की गई है। उपराष्ट्रपति राज्य के मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन की उपस्थिति में प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर गांधीनगर के कलोल में विश्व के पहले तरल यूरिया नैनो संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों के सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन तकनीक किसानों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। सरकार ने भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए इंडियन बिजनेस पोर्टल शुरू किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 के पहले मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने दूसरे क्वालीफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन एआईआर, मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। देश में अब तक 1 अरब 93 करोड़ 11 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
कल 12,64,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को 4,93,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर राजस्थान के पाली जिले को विशेष रेलगाड़ी से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पाली इलाके में पानी की समस्या का समाधान होने तक विशेष रेलगाड़ी चलाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी और रोजगार तलाश रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। ये कार्यक्रम हिंदी में प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाता है। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक सप्ताह एक विषय का चयन किया जाता है। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ इस विषय के बारे में प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अभ्यास की 9वीं कड़ी आज प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय है भारतीय राजनीति, केंद्र राज्य संबंध। आकाशवाणी को देश भर से कार्यक्रम के लिए प्रश्न प्राप्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर नरेंद्र कुमार विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अभ्यास की आज की कड़ी का प्रसारण रात 9:30 बजे से 100.1 मीटर FM गोल्ड चैनल पर होगा। इसे ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स या AIR न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार हर रोज इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। अनादिमी अनंतमी अवध्यमी भला मारिलरिपु जगति असा कवण जन्मला। आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदनलाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किए। 1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थानांतरित कर दिया गया और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्त रिहा कर दिया गया। अग्निताळी मजसेना खड्ग छेदितो भिवनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। सावरकर जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाति प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित व्यावसायिक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच सुगम बनाने और विदेश जाकर वहां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारतीय संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यकता में उनका गहरा विश्वास था। के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में स्थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे।
उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को भी याद कर रहे हैं, जो 28 मई 1930 को शहीद हुए थे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा देवी वोरा भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी। भगवती चरण वोरा का जन्म 1903 में लाहौर में हुआ था। वे स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी के रूप में ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल के लेखों से प्रभावित होकर वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीति से जुड़ गए थे। 1926 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश प्रशासन ने 1928 में मेरठ षड्यंत्र मामले में भगवती चरण की गिरफ्तारी और उनके घर की तलाशी का वारंट जारी किया, जिससे बाध्य होकर उन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से निकालने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे भगवती चरण ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने की व्यापक योजना बनाई। इस योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश में उन लोगों ने रावी नदी के किनारे घने जंगल में नए विकसित बम का प्रायोगिक परीक्षण करने की कोशिश की। 28 मई 1930 को परीक्षण के दौरान बम भगवती चरण के हाथों में ही फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। हंस के रुखसत करो हमको ऐ साथियों, पूरी करने हम अपनी कसम चल दी। भगवती चरण के क्रांतिकारी उद्देश्यों को उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने आगे बढ़ाया और पूरे समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती रहीं। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को आकाशवाणी समाचार का शत-शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब ये सूचना भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 के पहले मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू होगा। भारत ने मेजबान इंडोनेशिया को 16-0 से पराजित कर सुपर 4 में प्रवेश किया है। जापान ने पाकिस्तान को 3-2 से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई है। इस जीत के साथ ही मलेशिया और दक्षिण कोरिया के साथ जापान अगले वर्ष के पुरुष हॉकी विश्व कप में पहुंचने वाला तीसरा देश बन गया है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात दूसरे क्वालीफायर मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 158 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 11 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की। खिताबी मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा।
और अब मौसम। दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछार पड़ने या तेज वर्षा होने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल, कोहिमा, गैंगटॉक, शिलांग, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा या गरज के साथ तेज बौछार पड़ने का अनुमान है। इन शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान मौसम विभाग का है। और रवि, अब ये बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद चंद्रिका। ड्रोन तकनीक से रोजगार की अपार संभावनाओं को हिंदुस्तान ने बड़ी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, 2030 तक ड्रोन हब बनाने की क्षमता के साथ भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। कल ड्रोन महोत्सव में व्यापक अनुभव साझा किए गए। लोकसत्य ने अर्थव्यवस्था पर विस्तृत आलेख में लिखा है, भारत अर्थव्यवस्था सुधारने के मामले में बेहतर स्थिति में। रिजर्व बैंक के हवाले से पत्र ने लिखा है, कई देशों पर मंदी का खतरा है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ केंद्र ने कार्रवाई के आदेश दिए। लद्दाख में सैन्य वाहन नदी में गिरने से 7 जवानों की मौत पर अखबारों ने लिखा है, अग्रिम मोर्चे पर तैनाती पर जाते समय हुआ हादसा। प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर में लश्कर के 4 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। जनसत्ता ने लिखा है, टेलीविजन कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या के लिए जिम्मेदार 2 आतंकवादी भी इसमें शामिल। जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ की खबर है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए समिति बनाई गई। गीतांजलि श्री के उपन्यास रीत समाधि को बुकर पुरस्कार दिए जाने की खबर कई अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, हिंदी उपन्यास के लिए पहला बुकर। राजस्थान पत्रिका ने सावधान कोई सुन रहा है हमारी बात शीर्षक से लिखा है, मोबाइल फोन के माइक्रोफोन से ऐप सुनते हैं बात। जिस प्रोडक्ट की बात आप कर रहे होते हैं, कुछ ही देर में वो इंटरनेट पर नजर आता है। इसमें चौंकाने की जरूरत नहीं, सावधान होने की आवश्यकता है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर बॉक्स में लिखा है, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से 30 किलोमीटर दूर बन रहा है जैन धर्म का नया आस्था केंद्र। पत्र ने विहंगम चित्र के साथ लिखा है, भारत के बाहर जैन धर्म का सबसे बड़ा आस्था स्थल। लोकसत्य ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, पूर्वोत्तर में आज भारी बारिश का अनुमान। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर गांधीनगर के कल्लोल में विश्व के पहले तरल यूरिया नैनो संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों के सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ड्रोन तकनीक किसानों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश में भोपाल में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। सरकार ने भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए इंडियन बिजनेस पोर्टल शुरू किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।